नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। यहाँ पर हम इकाई 10 के जो महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा में पूछे जाने वाले दृष्टिकोण से जो दृष्टि के गाइड में है वह हम देख रहे थे। और इकाई 10 में हमने क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा के जो संक्षिप्त बिंदु है वह हमने देखे हैं। और ये क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा हमने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति भी पढ़ी हुई है। आज हम आपहुदरी, यह जो रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है वह आत्मकथा हम आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ने वाले हैं। आज हम आपहुदरी, उसके बाद भोलाराम का जीव और जामुन का पेड़, यह तीन रचनाओं का जो है हम आज अध्ययन करने वाले हैं। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। इसके साथ ही पूरे निबंध, पूरी कहानियाँ और नाटक, उपन्यास, इसके जो प्लेलिस्ट इसी चैनल पर उपलब्ध है। और यह सब कुछ हमने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाया हुआ है, आप कभी भी जाकर देख सकते हो। अम, प्रारंभ करते हैं पढ़ना यहाँ से। आपहुदरी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। एक मिनट। आपहुदरी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। यह रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। रमणिका गुप्ता कवित्री, कहानीकार, उपन्यासकार, संपादक, मजदूर यूनियन की नेता और नारीवादी कार्यकर्ता थी। यानी रमणिका गुप्ता रमणिका गुप्ता जो है वह कवित्री थी, कविताएं लिखी हुई है, कहानियाँ लिखी हुई है, उपन्यास भी लिखे हुए हैं, संपादन किया हुआ है पत्रिकाओं का। और मजदूर यूनियन की नेता, मजदूर कौन, जो खान मजदूर थे, खानों में काम करने वाले। नारीवादी कार्यकर्ता थी, यानी वह किस प्रकार की कार्यकर्ता थी, नारीवादी थी। आपहुदरी का अर्थ होता है वह स्त्री जो अपनी शर्तों पर अपनी मर्जी से अपना जीवन जीती। यानी आपहुदरी का अर्थ क्या है, जो जो स्त्री अपना जीवन अपनी शर्तों पर अपनी मर्जी से अपने इच्छा अनुसार जीवन जीने वाली। आपहुदरी यह एक पंजाबी शब्द है। आपहुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है। आपहुदरी एक, यानी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा कौन सी है। आपहुदरी, या ऐसे नाम दिए जाएंगे तो आपहुदरी यह एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है। रमणिका गुप्ता द्वारा सन 2015 में लिखित आत्मकथा, यानी आपहुदरी का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 2015 है। सामंती परिवार में जन्मी रमणिका अपने जीवन के हर पन्ने को इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। यानी सामंत परिवार में जन्मी थी और वह अपने कि वह जो लाइन टू लाइन पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी आत्मकथा है। बचपन से लेकर धनपात तक की यात्रा में उनके साहित्य, समाज सेवा और राजनीति संघर्षों को इस आत्मकथा में सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया गया है। यानी जन्म से लेकर धनपात तक की जो यात्रा है, उस समय में साहित्य, समाज सेवा, राजनीतिक संघर्ष, इन सभी का जो है जिक्र किया हुआ है। आपहुदरी एक पंजाबी नाम है जिसका अर्थ जिद्दी लड़की, यानी आपहुदरी का शब्द जो है वह पंजाबी है और जिसका अर्थ क्या होता है, जिद्दी लड़की। रमणिका बचपन से ही जिद्दी और क्रांतिकारी रही है। समाज में बनी धारणाओं को खारिज कर अपने स्वयं की नीयत स्थापित करना चाहती है। इसका एक उदाहरण तब देखने को मिलता है जब चुन्नी ओढ़ने को लेकर वह बोलती है, यानी जब वह दुपट्टा या चुनरी ओढ़ने को लेकर बोलती है तब देखने को मिलता है। मुझे नहीं चाहिए अच्छे घर के रिवाज, यानी वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए अच्छे घर के रिवाज। मैं नहीं बनूंगी अच्छे घर की लड़की, यह सब पुराने बातें हैं। मैं नहीं मानूंगी कोई पुरानी बात, मैं अपनी ही रिवाज चलाऊंगी खुद अपने आप, यह रमणिका गुप्ता कहती है। लेखिका बचपन के शोषण के साथ अपने प्रेम तक, यानी उसमें अनेक लोगों के साथ जो है प्रेम संबंध उसके बनते हैं रमणिका के। यह हमने आत्मकथा में नहीं पढ़ाई है मैंने लाइन टू लाइन, लेकिन मैंने पढ़ी है, मैंने अध्ययन किया हुआ है। लेखिका बचपन के शोषण के साथ अपने प्रेम तक के सफ़र को निडर होकर आत्मकथा में स्थान देती है। यानी इसकी शादी होती है और उसके पति का नाम जो है प्रकाश होता है, स्थान देती है। इसी साहस की कहानी पर मेजर पांडे लिखते हैं। यानी आपहुदरी आत्मकथा के बारे में कौन लिखता है, तो मेजर पांडे लिखते हैं। आपहुदरी एक दिलचस्प और दिलकश आत्मकथा है। आत्मकथा में पंजाबी भाषा का भरपूर प्रयोग किया गया है। यह एक स्त्री की आत्मकथा है। इसमें समय का इतिहास दर्ज है। इसमें विभाजन के समय के दंगे दर्ज है। इसमें बिहार के राजनेताओं के चेहरे की असलियत लिखती है। इसमें पारदर्शी भाषा का भी प्रयोग किया गया है।
यह आत्मकथा इसलिए भी विशिष्ट है कि रमनिका जी ने जैसा जीवन जिया, महसूस किया, वैसा उन्होंने लिखा है, यानी जिस प्रकार जीवन जिया है उस प्रकार। तो यह जो है इसके आगे भी कहाँ गया वो पन्ना, या ऐसा ही हो रहा है, यानी इतना ही दिया हुआ है यहाँ पर। जो मैंने हाथ से लिखे हुए नोट्स है उस पर अच्छी खासी जानकारी है, वह भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है फिलहाल यही पीडीएफ पूरा करेंगे और बाद में वो देखेंगे। अब अगला है भोलाराम का जू। ये और एक कथन है परीक्षा में पूछे जाने वाला, लड़की का बड़ा होना लड़की के पहले समाज देखता है, ऐसा कुछ तो एक कथन है, काफ़ी बढ़िया और परीक्षा में पूछा हुआ है। भोलारंग पर जीव, यह जी एक व्यंग्यात्मक रचना है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई व्यंग्यात्मक रचनाकार है। यह एक व्यंग्य कहानी है, यानी अव्यंग्य विधा की कहानी है जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर चोट करती है। यानी यह भी भोलाराम का जीव हमने लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति देखा हुआ है। इसके प्रमुख चरित्र भोलाराम को रिटायर हुए 5 साल हो गए हैं। यानी प्रमुख पात्र कौन है भोलाराम का जीव कहानी का? भोलाराम ही है, जो 5 वर्ष पूर्व रिटायर हो चुका है, सेवानिवृत्त हो चुका है। किंतु अनंत निवेदनों के बावजूद उसे पेंशन नहीं मिली, क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दी है। कहानी इस व्यंग्य के साथ समाप्त होती है कि भोलाराम की मौत के बाद उसकी आत्मा अर्थात उसका जीवन यमराज के पास न जाकर पेंशन ऑफिस में छिपकर अपनी पेंशन का इंतज़ार करता है। यानी जब वह यमराज आता है उसको लेने, और वह एक यमराज नज़दीक आता है तो उसके हाथ से छूटकर वह गायब हो जाता है, और गायब होकर अपने पेंशन की फाइल में जाकर छुप कर बैठता है। कौन? भोलाराम का जीव। अब इसके पात्र कौन कौन से देखते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत, भोलाराम का जीव, नारद मुनि, भोलाराम की पत्नी, भोलाराम की बेटी और चपरासी साहब, यह जो है इसके पात्र हैं। अभी इसके उदाहरण देखते हैं, प्रमुख उदाहरण कौन से वह देखते हैं। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलाट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। यानी वह धर्मराज जो है लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को, जिसकी मृत्यु होती है वो कहते हैं कि स्वर्ग जाता है, और स्वर्ग नरक उसके कर्मों के आधार पर ठहरता है, और उसके आधार पर नरक में उसको स्थान देना है या निवास देना है, या स्वर्ग में इसके जो धर्मराज जो है वह वहाँ पर निवास स्थान अलाट करते थे, देने का काम करते थे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या है? तो भोलाराम का जीव जो है लापता हुआ है, लेकिन लापता जीव इससे पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली घटना है, ऐसा कह रहे हैं। भोलाराम रिकॉर्ड का सब ठीक है, यानी भोलाराम महाराज रिकॉर्ड सब है, यानी वो कहते कि महाराज रिकॉर्ड जो है वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। यानी वह कहता है धर्मराज कि महाराज यमदूत के साथ भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले ही देह त्यागी, यानी 5 दिन पहले उसकी मृत्यु हो चुकी, और यमदूत के साथ वह इस लोक की यात्रा करने के लिए निकला, और लेकिन बीच में कहाँ गायब हो गया पता नहीं, और अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं। ये कौन कहता है? धर्मराज कहता है चित्रगुप्त से। धर्मराज धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया है, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। ये धर्मराज किसको? यमराज को कहता है कि तू जो है जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया है, लेकिन एक बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दिया, यानी बूढ़े आदमी का जीव तुझे यहाँ लाने में दिक्कत हुई। दूत ने सिर झुकाकर कहा, यमदूत ने, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही होगा, यानी मेरे हाथों से अच्छे अच्छे इंसान नहीं छूट पाए, लेकिन ये साधारण बूढ़ा व्यक्ति छूट गया। ये इंद्रजाल ही हो गया, यानी ये कुछ अजीब हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वे रास्ते में ही रहने वाले रेलवे वाले उड़ा लेते हैं, यानी जो पार्सल पर व्यंग्य किया हुआ है। खुजली के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं, यानी राजनीतिक नेता जो है अपने विरोधी पक्ष की जो विपक्षी नेता है उसको किडनैप करते हैं। कई भोलाराम के जीव को भी किसी विरोधी ने
मरने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया, यानी हमारा जो विरोधी ने उसको कहीं किडनैप तो नहीं किया। ये यमदूत किसको कह रहा है? धर्मराज से। धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई। मुनिवर नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए, यानी मुनिवर जो है स्वर्ग में नरक में जो है पिछले कुछ सालों से बड़े अच्छे कारीगर आए हैं। कई इमारतों को ठेकेदार है, यानी कई इमारतें जो है इमारतों के ठेकेदार है। उन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई, यानी पैसे तो पूरे काम के लिए, लेकिन ऐसे ही नकली काम किया। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं, यानी बड़े बड़े इंजीनियर भी नरक में आ गए हैं, जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवार्षिक योजनाओं का पैसा खाया। यानी वह जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर, इंजीनियर ने किसको, जैसे समझो सड़क आज अभी सर्दी में सड़क बनाई और बारिश में बह गई, ऐसे इस प्रकार के। और सीयर है, जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भर कर पैसा हड़पा, यानी जिन्होंने मजदूरी की नकली हाजिरी भरी और पैसा ले लिया, जो कभी काम पर गए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी नर्क में इन इमारतें तान दी, यानी इन्होंने नर्क में आकर भी इमारतें बनवाई है। वह समस्या तो हल हो गई किसने? विपक्षी लोगों की। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इतने सारा ब्रह्मांड छान डाला, यानी इस यमदूत ने सारा ब्रह्मांड छान डाला उसको ढूंढने के लिए, लेकिन मिला नहीं। पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। ये धर्मराज चित्रगुप्त से कह रहा है। नारद पूछता है, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, यानी वो यमराज को पूछता है, ये नारद मुनि, तो उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, कुछ इनकम टैक्स का तो मामला नहीं था। हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो, यानी इनकम टैक्स का मामला हो तो उस इनकम टैक्स वाले ऑफिसर ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, यानी चित्रगुप्त कहता है कि उसके पास इनकम होती तो टैक्स होता। यानी नारद किसको पूछता है? वह इनकम टैक्स ने तो बकाया नहीं था, तो वह चित्रगुप्त से पूछता है। तो वह इनकम होती तो टैक्स होता, चित्रगुप्त कहता है। भूख मरा था। क्या बताओ, गरीबी की बीमारी थी, यानी बोलाराम को कौन सी बीमारी थी? गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे हैं, यानी 5 साल आशा पर बैठा है कि पेंशन हो जाएगी, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, यानी हर दिन 15-20 दिनों में एक दरख्वास्त निवेदन देते थे ऑफिस में कि वह पेंशन मिल जाए, पर वहाँ से या तो जवाब नहीं आता था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। यानी ऑफिस से कोई जवाब नहीं आता था, और इतना ही जवाब आता था कि तुम्हारे सिफारिश पर या तुमने जो निवेदन किया है उस पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर मैं कहाँ गए, यानी वो पत्नी बोल रही है किसको? नारद मुनि उसके घर आता है। और नारद मुनि घर आने के बाद बोलता, पत्नी को पूछ रहा है, तो पत्नी बोलती कि उसको गरीबी की बीमारी थी, 5 साल हो गए पेंशन की आशा पर बैठे थे, हर 10 दिन बाद वह दरख्वास्त देते थे, निवेदन देते थे, कोई जवाब नहीं आता था, और यदि जवाब आया तो कहते थे कि तुम्हारे पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, यानी भोलाराम की पत्नी कहती कि 5 साल में जो भी गहने थे, जो भी जमा पूंजी थी, वह सब कुछ बेचकर हमने खा दिए। फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था, फाके होने लगे थे, यानी सब कुछ बिक गया और अब कुछ भी नहीं बचा था। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। यानी भोलाराम की मृत्यु किस प्रकार हुई? चिंता में घुलते घुलते, यानी विचार करते करते और भूख से मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। वहाँ से चलकर नारद सरकारी, यानी फिर उतनी बात सुनता है उसकी पत्नी की, भोलाराम के, और फिर वह कहती है कि आप महाराज हो, कोई हो सके तो देख लेना। फिर वह ऑफिस चला जाता है। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुँचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की, यानी वह बैठे बाबू से भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने, यानी वो ये बाबू दूसरे बाबू के पास, दूसरा बाबू तीसरे बाबू के पास, ऐसे उसको चक्कर लगवाते हैं। उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने यानी वो एक साहब बोलता है कि भोलाराम ने तो दरख्वास्तें भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था।
इसलिए कहीं उड़ गई होगी। यानी वजन का मतलब क्या है यहाँ पर? और वह नारद जो है, वो साधु जो है, वह भोला आदमी, वो कहता है कि ये पेपर वेट किस लिए है? तो उस दरख्वास्त पर रखने के लिए। लेकिन वह कहती है कि आप साधु लोग हो, आप समझते नहीं। मतलब वजन का मतलब कुछ भ्रष्टाचार, कुछ लेन देन, पैसा, ऐसा। एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए हो? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते हो तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। यानी वह एक चपरासी कहता है कि आप यहाँ वहाँ चक्कर मत लगाइए, आप बड़े साहब से मिलिए और उनसे मिलने के बाद यदि उनको खुश कर देते तो काम अभी हो जाता है। साहब बोले। यानी फिर वो बड़े साहब के पास जाता है। बड़े साहब का जो चौकीदार है, नौकर है, वह ऊँघ रहा था कुर्सी पर बैठे-बैठे, और वह वैसे ही अंदर चला जाता है। कौन? नारद। और फिर साहब बोले, आप कैसे वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते? असल में भोलाराम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। यानी वह क्या करता है, तो वो वजन का काम मामला नहीं समझ रहा था। कौन? वह नारद। तो वो कहता है कि आप कैसे वैरागी है, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते? असल में भोलाराम ने गलती की है। कौन सी गलती की है? तो उस दरख्वास्त पर, उस निवेदन पर वजन नहीं रखा है, कुछ लेन देन नहीं की है। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए, आप समझे नहीं। यानी वह साधु है तो वह वजन चाहिए, तो आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, यानी आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूँगा। यह मैं उसे दे दूँगा। यानी वो साहब की, बड़े साहब की लड़की जो है गाना सीख रही है, और वह मैं उसको वीणा दे दूँगा। ये इम्पोर्टेंट कथन है, पूछा हुआ है। साधुओं की वीणा तो बड़ी पवित्र होती है। लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। यानी ये कौन कहता है? बड़ा साहब कहता है, साधु की वीणा तो बड़ी पवित्र होती है। लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। ये इम्पोर्टेंट कथन है, पूछा हुआ है। अ, सहसा फाइल में से आवाज़ आई। इतने में वह उनकी ये उनकी बातचीत होती है, और बातचीत में वह वीणा रख देते हैं, और साहब जो है वीणा को पाकर खुश हो जाते हैं और एक कोने में रखते हैं। और फिर वह कहते हैं नौकर को, फाइल लिया, और वो फाइल के पन्ने निकालते निकालते कहते हैं कि भोला, क्या नाम बताया? तो वो भोलाराम साहब कहते हैं, और भोलाराम कहने के बाद वह जीव जो है ऊपर सामने आता है कि मैं यहाँ पर हूँ, ऐसा कहता है। अ, सहसा फाइल में से एक आवाज़ आई। यानी फाइल ले रहा था, और वह क्या नाम बताया, ऐसा पूछता है। सहसा फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। यानी एक साधारण मनुष्य की कैसी दीन अवस्था इस शासन व्यवस्था में होती है, इस पर ये व्यंग किया गया है। साहब डटकर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज़ आई। यानी वो कहती, क्या तुम भोलाराम के जीव हो? तो वो कहते कि हाँ, मैं भोलाराम का जीव हूँ। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्त में अटका हूँ। यही मेरा मन लगा है, मैं आपकी दरख्वास्त छोड़कर नहीं जा सकता। यानी वो कहता है कि मेरा जो जीव है वह इस कहाँ पर अटका हुआ है? तो यह दरख्वास्तों पर, पेंशन की दरख्वास्त में अटका हुआ है। एक मिनट रुकिए। उसके बाद भोलाराम का जीव जो है यहाँ पर समाप्त हो जाती है। उसके बाद है जामुन का पेड़, जो कृष्णचंद्र द्वारा लिखित है, और यह भी एक व्यंग्यात्मक कहानी है। जामुन का पेड़, यह भी हम देखेंगे, ये भी हम पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं है। और भोलाराम का जो जामुन का पेड़, यह भी हमने लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं अब शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। पहले लाइन टू लाइन विस्तार से पढ़ा है, अब शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। जामुन का पेड़ यह कृष्णचंद्र द्वारा लिखित है। हिंदी और उर्दू भाषा के रचनाकार, यानी कृष्णचंद्र जो है हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लिखते हैं। कृष्णचंद्र का आरंभिक लेखन उर्दू में है,
यानी कृष्णचंद्र ने आरंभिक लेखन किस भाषा में किया है? उर्दू में किया है, हिंदी में नहीं। आज़ादी के बाद हिंदी में लिखना शुरू करते हैं, यानी कृष्णचंद्र ने आज़ादी मिलने के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद उन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। जामुन का पेड़ एक हास्य व्यंग्य की शैली में लिखी हुई कहानी है, यानी जामुन का पेड़ किस प्रकार की कहानी है? हास्य व्यंग्य शैली में लिखी हुई कहानी है। इस कहानी में सरकारी जीवन शैली व लालफित शाही की मिश्रित भ्रष्टाचारी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। याद रखिए, यहाँ पर पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस कहानी में सरकारी जीवन शैली और लालफित शाही की मिश्रित भ्रष्टाचारी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है? तो वहाँ पर जामुन का पेड़ भी विकल्प होगा। उसके बाद भोलाराम का जू भी होगा। तो जामुन का पेड़ का है लालफित शाही, इसका नहीं है, भोलाराम का जू का नहीं है। जहाँ इंसानियत की जगह व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है, यानी एक शायर है और वो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ है, उसको निकालने के बजाय ये सब कुछ हमने लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति वीडियो में देखा हुआ है। फिलहाल हम यहीं पर एक संक्षिप्त में देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। आज देखते तो 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर आज है और 1 जनवरी से हमारा पेपर प्रारंभ होने वाला है। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, हमारा जो हिंदी का पेपर है, वह पेपर 10 जनवरी के बाद ही हमारा हिंदी का पेपर हो जाएगा। 10 जनवरी के बाद, 10 जनवरी के पहले होने की संभावना बहुत कम है। और 100% यदि सच बताना चाहते हैं तो 10 जनवरी के बाद ही हमारा पेपर होगा हिंदी विषय का, 10 जनवरी के बाद 2025 में, यानी अगले साल। हम लोग वाणिज्य विभाग के कर्मचारी हैं और यह पेड़ का मामला है, यानी वह किस विभाग के लॉन में वह पेड़ गिरा है जामुन का? तो वाणिज्य यानी जो कॉमर्स विभाग है वहाँ पर पेड़ गिरा हुआ है और पेड़ का मामला जो है किसका है? कृषि विभाग के तहत आता है। इसलिए मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूँ। वहाँ से जवाब आते ही इसको हटा दिया जाएगा, यानी तब तक जो है वह शायर वहाँ पर दबा हुआ है। हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग के सुपुर्द कर रहे हैं, क्योंकि यह फलदार पेड़ का मामला है, यानी वो कृषि विभाग कहता है कि यह जो है फलदार पेड़ का मामला है, तो हम इसको नहीं हटा सकते। इस पर जो विचार जो है वो हॉर्टिकल विभाग करेगा और कृषि विभाग सिर्फ अनाज और खेती बाड़ी के मामले में फैसला करने का हक रखता है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए पेड़ हॉर्टिकल्चर विभाग के अधीन अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी जामुन का पेड़ कल्चर विभाग में क्यों आता है? क्योंकि वह फलदार पेड़ है, इसलिए। अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को काट कर निकाल लिया जाए, यानी वहाँ पर एक बड़ा होशियार आदमी रहता है और वो कहता है कि पेड़ ना काटा जाए तो इस आदमी को काट कर निकाल जा सकता है और फिर उसको जोड़ने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। यह सब कुछ हमने देखा हुआ है। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को बीच में से यानी धड़ से जगह से काट जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा। पेड़ भी वही का वही रहेगा, यानी उतने में एक क्लार्क कहता है कि परंतु यह मर जाएगा। इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा, मगर आदमी मर जाएगा। यानी प्लास्टिक सर्जरी करते समय वह ऑपरेशन कामयाब हो सकता है, लेकिन आदमी जो है मर जाएगा। तो ऐसे ऑपरेशन का क्या फ़ायदा भाई? हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यानी ये शायर किसको कहता है? ये शायर सांस्कृतिक विभाग के मैनेजर को कहता है, सिक्योरिटी को। जब यह और उसमें ऊसर नामक जो है वह गज़ल संग्रह लिखा था उस शायर ने। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, ये शायर है पता होने के बाद सभी उसके शहर के जो शायर वो आने लगते हैं और अपनी गज़लें कविताएं सुनाने लगते हैं। इस फाइल का ताल्लुक न तो कृषि विभाग से है और न ही हॉर्टिकल्चर विभाग से, बल्कि सिर्फ संस्कृति विभाग से है। अब संस्कृति विभाग, यानी वो संस्कृति विभाग का सेक्रेटरी जाता है और उसको ही वह अकादमी पुरस्कार देने की बात करता है, लेकिन उसको निकालने के कोई ये नहीं करता पेड़ काट कर। विभाग से गुजारिश की गई वह जल्द से इस मामले में फैसला करे और इस बदनसीब शायर को इस पेड़ के नीचे रिहाई दिला जाए। उसकी ज़िंदगी का
जिंदगी की फाइल मुकम्मल, यानी आदि अंतिमतः इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, ऐसे करते करते जो है आखिरकार जो है वह शायर जो है दब कर मर जाता है। लेकिन वह अंतिमतः कहते हैं कि विदेश मंत्री का ये विदेश मंत्री द्वारा यह पेड़ लगाया गया था, किस देश के मंत्री मंत्री द्वारा लगाया गया था, यह आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। तो वह कहते हैं तो फाइल जो है अंतिमतः उसकी फाइल यहाँ विभागों में घूमती रही और तब तक जो है दबा हुआ आदमी वहीं पर मर जाता है। ये हमारी देश की ऐसी व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो है जामुन का पेड़ भी, यह भी हमने इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे हैं। संस्कृति के 4 अध्याय काफ़ी बड़ी रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय देखते हैं, 25-26 पेज का PDF है पूरा। एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध, उसके बाद हो गया। इसके अंदर और एक इस PDF के अंदर जो संस्कृति के 4 अध्याय, तो यहाँ पर हम रुकते हैं और इसके बाद जो भी रचनाएं बची है उसको भी हम देखेंगे ऐसे ही शॉर्ट में। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।